हाँ भाई, बच्चा पार्टी क्या हाल चाल। ठीक। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग कोनिकल पेंडुलम की भी बात कर रहे थे और उसके बाद इस क्वेश्चन पर हम आए थे जो आपके सामने रखा हुआ है। ठीक, तो इसके सोल्यूशन को बताने जा रहा हूँ। इसका आंसर कई लोगों का एसके का आंसर सही आया है और अभी मुझे किसी का आंसर सही नहीं दिख रहा है। ठीक, चलिए ठीक है, तो शुरू किया जाए बच्चा। ठीक है, शुरू करते हैं। यार, इसमें अगर मैं एफ बी डी बनाऊँ इसका, तो क्या बनेगा? एफ बी डी बनेगा, ये रहेगा नॉर्मल। फैजल डोर क्लोज कर देना, उधर वाला। ये है एम जी, ये एंगल मान लेते हैं बच्चों थीटा है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना ज़रा, बहुत मज़ेदार बात है। अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? तो ये वाला एंगल बोलो बच्चा पार्टी थीटा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये पूरा एंगल 90 है ना यार। ठीक, तो ये एंगल हो गया थीटा। अब याद करो जो स्टेप्स लिखवाए थे बच्चों, क्या स्टेप लिखवाया था? सर्कल को डिसाइड कर लो और फिर एक्सेस चूज करो। तो एक एक्सेस ये, एक एक्सेस ये। हार्दिक लेट हो गया तू नलायक, टाइम पर आया कर। तो कोई बात नहीं। एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा, ये रहा एम जी। और इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हमें पता रहता है हमेशा, कितना? वी स्क्वायर बाई आर, जहाँ आर जो है बच्चों ये रेडियस है, ये वाली। ठीक है, तो क्या इक्वेशन लिखें? इक्वेशन आएगी हमारी एन साइन थीटा माइनस एम जी बराबर ज़ीरो। तो एन साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? एम जी के बराबर। और एन कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर। डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया तो डिवीज़न से यहाँ पर क्या आएगा? टेन थीटा इक्वल्स टू आर जी अपॉन वी स्क्वायर, क्योंकि एम और एम हो जाएगा कैंसिल, आर आ गया ऊपर। ठीक है, अच्छा जरा टेन थीटा की वैल्यू डालकर देखते हैं कितनी आएगी। तो देखो जरा यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे? आर बाई एच लिखेंगे क्या बच्चा पार्टी? तो आर बाई एच। ओ हो, क्या आंसर आया है, एकदम मज़ा आ गया है। आर और आर भी हो गया कैंसिल और वी की वैल्यू आती है अंडर रूट जी एच। है ना कमाल की बात, एंगल पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। आप मार्केट से कितने भी कोन खरीद के ले आए, अगर सेम हाइट पर आपको पार्टिकल को सर्कुलर मोशन कराना है तो सेम स्पीड देनी पड़ेगी, एंगल पर डिपेंड नहीं करता। चलिए देखिए भाई, कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं है तो चलो एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आप सभी को। इंटरेस्टिंग बात यह है बच्चों कि जब हम किसी रोड पर चलते हैं और रोड जो है स्पीड ब्रेकर आते हैं रोड में, या फिर आपने कभी कार रेसिंग देखी हो, कार रेसिंग में आपने देखा होगा कार ऐसे जाती है और इस तरीके का अगर कुछ बना होता है, ऐसे कार इधर से आ रही होती है और हवा में उछल जाती है कार रेसिंग में और फिर जा कर के गिरती है, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो। ये कार रेसिंग जो है अगर हम देखें तो ये कार आखिरकार कांटेक्ट क्यों छोड़ती है और कब छोड़ेगी, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही मज़ेदार चीज़ है ये, ध्यान देना जरा। ये देखिए, ये रही रोड। ठीक, ये है रोड। अब इस रोड पर एक गाड़ी चल रही है, ध्यान दीजिएगा ज़रा। मान लीजिए ये जो रोड की सर्कुलर आर्क है, ये वाला पोर्शन एक सर्कुलर आर्क पर है। ये सर्कुलर आर्क में ये टॉप मोस्ट पॉइंट है। ठीक,
और किसी समय पर एंगल थीटा, और मान लीजिए कि एक कार जो है वो कांस्टेंट स्पीड v से इस ट्रैक पर चल रही है। वो कांस्टेंट स्पीड कम या ज़्यादा हो सकती है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। ठीक, अब हम नहीं बेटा ये वन शॉट नहीं है। अब ये पूरी सीरीज़ है जिसमें मैं ओलंपियाड का सिलेबस करा रहा हूँ। ठीक है, 23 NSCP और 23 NSCP भी कह सकते हो, 24 एडवांस भी कह सकते हो, जे एडवांस, इसकी तैयारी करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो कार है उसका नॉर्मल पहले सबसे पहले कैलकुलेट करके मुझे बच्चों जल्दी से बताओ, फिर मैं आपको बताऊँगा शानदार सी बात जिसमें आपको बड़ा मज़ा आएगा और फील भी आएगी। तो फटाफट नॉर्मल कैलकुलेट करो ये इस लोकेशन पर। रंजन बाबू, रोनित, हेलो, रंजन बाबू प्रणाम, जीते रहो। रंजन ने आंसर निकाल दिया है, v²/r। नहीं भैया, अच्छा मैं समझ गया। तो रंजन बाबू क्या समझ रहे हैं? अरे आप यहाँ खड़े हो सामने इसके, और ये वर्टिकल प्लेन है। ये जो प्लेन दिख रहा है ना, जिस प्लेन पर आपको दिख रही है, ये वर्टिकल प्लेन है। जो डायग्राम बना है वो वर्टिकल प्लेन पर बना है। आप रोड के साइड में खड़े हो, रोड ऐसे जा रही है यूं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, रोड यूं जा रही हूँ, ये ऐसे ऐसे रोड हॉरिजेंटल प्लेन पे नहीं घूम रही है रोड, ना ना, वर्टिकल ऐसे यूं। अब बताना है आंसर, क्या करते हो बे? AIR 1 JEE 2025 मैं ही हूँ। शाबाश, बिल्कुल सही, तू ही है। और इसी समझदारी, मतलब इसी चाहत के साथ, समझदारी भी कह सकता हूँ इसे, तैयारी करनी है। 1 आ भी जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है 1 रैंक लाना। अभी ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये है नॉर्मल। क्या बताया है तुम्हें सर ने? सर ने बताया है कि सर्कुलर मोशन अगर कोई पार्टिकल कर रहा है, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक्सेस चूज़ करना बताया है। याद आया? एक रेडियल डायरेक्शन में, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में। अब इसका FBD बनाना है। ये है mg, ये है थीटा, इस डायरेक्शन में mg cos थीटा, इस डायरेक्शन में mg sin थीटा, ये mg हो गया कैंसिल। फिर इस डायरेक्शन का एक्सीलरेशन सर्कुलर मोशन में बचपन से पता है, v²/r होता है। क्या इक्वेशन लिखेंगे बच्चा पार्टी? हम लिखेंगे mg cos थीटा माइनस n इक्वल्स टू mv²/r। ठीक, तो जरा n की वैल्यू निकालते हैं, कितनी आती है। n की वैल्यू आती है इसी में रहस्य छुपे हैं, mg cos थीटा माइनस mv²/r। अब बच्चों तुम्हें cos थीटा फंक्शन के बारे में एक बात बताता हूँ। cos थीटा फंक्शन का जो ग्राफ होता है ना बाबू, cos थीटा फंक्शन का जो थीटा के साथ ग्राफ होता है, वो ग्राफ कुछ ऐसा होता है, यूँ होता है, यूँ यूँ यूँ, ऐसा ग्राफ होता है। ठीक, अब ये ग्राफ में अगर ध्यान से देखो तो जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे cos थीटा की वैल्यू क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है कि नहीं होती जा रही है? π/2 तक। और ये तो एंगल π/2 से छोटा है ना यार। और थीटा की वैल्यू अगर कम करोगे, थीटा की वैल्यू अगर कम करोगे तो cos थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, चेक कर लो। अब देखो जरा ध्यान से, मज़ेदार बात, जैसे जैसे भाई साहब आप ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे थीटा छोटा हो रहा है, थीटा कम हो रहा है तो cos थीटा बढ़ रहा है, cos थीटा बढ़ रहा है तो n की वैल्यू बढ़ रही है। ओहो, तो जैसे जैसे व्हीकल आगे जाएगा n की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और पता है कांटेक्ट कब छोड़ता है कोई पार्टिकल? कांटेक्ट तब छोड़ता है पार्टिकल जब नॉर्मल ज़ीरो होता है, या नॉर्मल ज़ीरो निगेटिव आता है तो पार्टिकल कांटेक्ट छोड़ देता है। क्लियर है बच्चों? तो अगर मैं कहूँ तुमसे कि कोई कार अगर कांटेक्ट छोड़ेगी, इस ट्रैक पे कोई कार अगर कांटेक्ट छोड़ेगी, तो ये बताइए थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पर छोड़ेगी या थीटा की मिनिमम, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर छोड़ेगी। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए ये एक रोड सीधी जा रही थी,
ये एक रोड सीधी जा रही थी, ठीक है। अब इस रोड में ये ऐसा एक टर्न आया, तो मैं पूछना चाहता हूँ अगर कार को कांटेक्ट छोड़ना है तो पॉइंट ए पर छोड़ेगी या पॉइंट बी पर छोड़ेगी, किसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है? बताइए, बी पॉइंट पर कांटेक्ट छोड़ेगा या ए पॉइंट पर कार? मनीष बाबू, मेरे हिसाब से तो कोटा ही आ जाना चाहिए आपको। आप फिटजी में कहाँ की बात कर रहे हैं, किस लोकेशन की बात कर रहे हैं? कुमार गौरव ने कहा है आंसर ए होना चाहिए। रंजन कुमार कह रहे हैं थीटा की मैक्सिमम। राशि ने बोला है बी, ऋषु ने बोला है बी, कृष्णकांत ने बोला है बी, सब ने बोला है बी। ओहो, इतने लोगों ने बोला है बी। इतने लोगों ने बोला है बी। ओहो हो, क्या बात है, बहुत लोगों ने बोला है बी। तो मनीष बाबू कोटा चले आइए चुपचाप। यहाँ पर भी आपको, अगर आपको विश्वास है आपको 100% स्कॉलरशिप फिटजी में मिल सकती है, तो यहाँ पर 99% स्कॉलरशिप तो कंफर्म है टोटल फीस पर। वो लोग तो तुमको ट्यूशन फीस पर देते हैं स्कॉलरशिप, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर टोटल फीस पर 99% स्कॉलरशिप दी जा सकती है, लेकिन उसके लिए आपको मुझसे मिलना पड़ेगा, आपका इंटरेक्शन होगा मेरे साथ, और फिर मैं डिसाइड करूँगा कि आपकी स्कॉलरशिप कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ठीक। चलिए, अभी मैंने बात किया, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। ध्यान से देखिए क्या बताया है, क्या पढ़ा है हमने पढ़ा है बच्चों, जैसे जैसे ऊपर जाएगा कार, जैसे जैसे ऊपर जाएगा थीटा की वैल्यू वैसे वैसे कम होती जाएगी। थीटा की वैल्यू कम होगी मतलब आप इस साइड जाओगे, थीटा की वैल्यू अगर कम होगी तो कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी कि तो नॉर्मल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो मान लीजिए नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पर 10 थी मान लीजिए, तो ऊपर जाने पर 0 होगी या और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी? 20, 30, 40 ऐसे बढ़ती चली जाएगी, नहीं बढ़ती चली जाएगी? क्यों भैया, समझ में आया? लग रहा नहीं। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे नॉर्मल की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो 0 थोड़ी ना आएगा। 0 आना होगा तो लोअर मोस्ट पॉइंट पर आएगा ना। यहाँ पर भी अगर नॉर्मल 0 है बच्चों, तो भी आगे जाने पर तो नॉर्मल कम होता जाएगा, नॉर्मल बढ़ता जाएगा ना। आई बात समझ में? तो अगर कहीं नॉर्मल 0 होना है तो स्टार्टिंग में हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ नॉर्मल 0 नहीं हुआ तो इसके बाद तो नॉर्मल बढ़ता जाएगा, तो 0 तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। कुछ समझ में आ रहा है बाबू? बच्चा पार्टी समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा लग रहा। देख लीजिए भाई, समझ में तो आना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। यस 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 सर, जो टेस्ट हुआ है उसका सॉल्यूशन कहाँ पे मिलेगा, रंजन यादव ने पूछा। मैं जल्दी बेटा उसके सॉल्यूशन का भी इंतज़ाम करने वाला हूँ, उन टेस्ट पेपर का भी सॉल्यूशन का मैं इंतज़ाम करूँगा, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं जल्दी उस टेस्ट के सॉल्यूशन की भी बात सोचने वाला हूँ। क्या मैं ये समझा पाया हूँ बच्चों कि अगर कोई गाड़ी यहाँ पर ट्रैक पे जा रही है तो अगर उसे लूज कॉन्टैक्ट करना है, तो मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया फाइंड मिनिमम स्पीड ऑफ कार so that it does not lose contact with the track आई बात समझ में? ठीक। तो ट्रैक से कांटेक्ट अगर लूज नहीं करना है बच्चों, तो उछलना अगर नहीं है तो कहीं भी नहीं उछलना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। जहाँ पर नॉर्मल की वैल्यू मिनिमम होगी, अगर वहाँ पर ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो हर जगह ग्रेटर देन 0 होगा। जहाँ पर नॉर्मल की वैल्यू मिनिमम है, अगर वो भी ग्रेटर देन 0 है तो हर जगह ग्रेटर देन 0 होगा।
होगा कि नहीं होगा? अब नॉर्मल की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी है, कहाँ पर जीरो, मैक्स मिनिमम कहाँ पर होती है? स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो अगर बच्चों यहाँ पर कांटेक्ट नहीं छूटा तो कहीं भी कांटेक्ट नहीं छूटेगा, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू मिनिमम है और यहाँ पर n की वैल्यू मैक्सिमम है, और हम कह रहे हैं मिनिमम ही ग्रेटर देन जीरो है, तो बाकी हर पॉइंट पर n की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी कि नहीं होगी? तो कहीं कांटेक्ट छूटेगा ही नहीं। तो जब भी आप देखेंगे रेसिंग कार में, अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो कार जो कांटेक्ट छोड़ती है ना, वो स्टार्टिंग में ही छोड़ देती है, ऐसे हवा में जाती हैं, यूँ गिरती हैं आगे जाकर के, स्टार्टिंग में ही कांटेक्ट छोड़ देती हैं। क्योंकि अगर उन्हें कांटेक्ट छोड़ना है तो वो स्टार्टिंग में छोड़ देंगे, और स्टार्टिंग में नहीं छूटा तो कहीं नहीं छूटेगा। बच्चों समझ में आया तो बताओ, और नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिखो जल्दी से फटाफट। फिर समझा दूंगा। फ्लाई ऑफ करते हैं इसको, बोलते हैं फ्लाई ऑफ करना, कांटेक्ट छोड़ देना। आ गया समझ? डेक्स्टर डेविस, यार तुम तो भाई नए स्टूडेंट लग रहे हो, तुमने पुराना पढ़ा नहीं होगा तो कैसे समझ में आएगा बेटा। चलिए तो बच्चों आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक है। आगे की कहानी है फोर्स एनालिसिस इन रोटेटिंग फ्रेम। यार अगर ये चीज़ हम जान लेना तो हमारे लिए सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाता है, बहुत तेज़ी से हम क्वेश्चन कर पाते हैं अगर हम फोर्स एनालिसिस अगर हम रोटेटिंग फ्रेम में या नॉन इनर्शियल फ्रेम में करना शुरू कर देते हैं तो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ज़रा। तो सबसे पहले हमारे सिलेबस में क्या है पहले वो पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे करना है। ये दोनों चीज़ों में थोड़ा सा अंतर रहेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये बताऊंगा कि आपको कि आखिरकार किस तरीके से हमारे सिलेबस में स्यूडो फोर्स को पढ़ाया गया है, एक नए तरीके के स्यूडो फोर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, और फिर बताऊंगा क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या काम करना है, ठीक है। सर जेई फिजिक्स चैनल पे अब रोटेशन की अगली वीडियो कब आएगी? मैं एक बार पूछ करके बात करूँ, एक बार पूछूंगा फिर बात करूंगा और फिर मैं रोटेशन की वीडियो डलवाता हूं बच्चों, ठीक है। फिलहाल तो अभी इस बात पे ध्यान दीजिए सभी बच्चे कि यहाँ पर पहले मैंने प्रूफ किया था, मैं समराइज़ कर रहा हूँ जो मैंने पढ़ाया है। यहाँ पर मैंने प्रूफ किया था बच्चों कि n जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा n की वैल्यू बढ़ती जाएगी। पहले ये प्रूफ किया, क्यों? क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा थीटा छोटा होगा, थीटा जब छोटा होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो नॉर्मल की वैल्यू बढ़ेगी। ऊपर जाने पे अगर बच्चों नॉर्मल की वैल्यू बढ़ती है, ऊपर जाने पे अगर नॉर्मल की वैल्यू बढ़ती है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि नॉर्मल यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पर मिनिमम होगा और हाईएस्ट पॉइंट पर मैक्सिमम होगा। तो अगर मिनिमम पर जीरो नहीं हुआ, मिनिमम पर नॉर्मल जीरो, देखो पहले तो ये समझो कांटेक्ट छोड़ने की कंडीशन क्या है, नॉर्मल को जीरो होना या नॉर्मल को लेस देन जीरो होना, ठीक, ये कंडीशन है। अब नॉर्मल को लेस देन जीरो होना क्यों है कंडीशन, ये भी एक डाउट हो सकता है। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, बताता हूँ क्यों। अगर मान लीजिए नॉर्मल आया, आपने नॉर्मल कैलकुलेट किया, नॉर्मल आया लेस देन जीरो, पता है क्वेश्चन मैथ्स गणित क्या कहना चाहता है आपसे? मैथ्स ये कहना चाहता है कि जो आप इमेजिन कर रहे हो उसमें नॉर्मल जो फोर्स आप जिसे बोल रहे हो, मैथ्स को थोड़ी नहीं पता कि नॉर्मल हमेशा टूवर्ड्स द सिस्टम लगता है। तो मैथमेटिक्स आपसे कह रहा है कि भैया इधर लगाओगे तो ये चलेगा वरना ये नहीं चलेगा, और नॉर्मल ऐसा लगेगा नहीं, तो क्या कहेगा ये टाटा बाय बाय, नहीं चल पाएगा। आई बात समझ में? ठीक, इसलिए नॉर्मल जीरो या नॉर्मल लेस देन जीरो होने पर कॉन्टैक्ट लूज होता है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब अगर ऐसा होता है तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कॉन्टैक्ट कहाँ लूज होगा? अगर होगा तो लोअर मोस्ट पॉइंट पर होगा, ठीक। अब मैं वापस, हाँ नॉर्मल लगेगा ही नहीं, रंजन कुमार ने बताया, बहुत बढ़िया बात बताई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों फोर्स एनालिसिस इन रोटेटिंग फ्रेम, ठीक। और इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है आज हम ये इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा क्या बताने जा रहा हूँ। इरोडो में कितना को टाइम देना चाहिए बेटा? इरोडो के क्वेश्चन में एक बार अटैम्प्ट करना चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट पे समय देना चाहिए, यदि नहीं होता है तो छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए।
और उसको काफ़ी देर बाद बाकी के सब्जेक्ट ट्राई करने चाहिए और काफ़ी टाइम बाद फिर वापस से ट्राई करना चाहिए। तो जब भी रिपीट ट्राई करना है तो थोड़े गैप के साथ ट्राई करोगे तो ज़्यादा फायदा होगा। चलिए, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात हम कभी करेंगे अंडर सम रेस्ट्रिक्शन, कि केवल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से काम तभी हो सकता है व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट इन रोटेटिंग फ्रेम। रोटेटिंग फ्रेम में बॉडी रेस्ट पर है भाई, व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट इन रोटेटिंग फ्रेम, तभी हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो रोटेटिंग फ्रेम क्या होता है गुरुजी? क्या हमने आज तक पहले इसके रोटेटिंग फ्रेम पढ़ा है? आंसर है नो, आपने पहले कभी रोटेटिंग फ्रेम पढ़ा ही नहीं है। आपने जो पढ़ा है वो बताता हूँ बच्चों। आपने जो पढ़ा है ना, वो ये पढ़ा है कि अगर ये एक फ्रेम है जिसमें आपने फॉर्मूले पढ़े थे V12 बराबर, याद दिलाता हूँ, दिमाग पे जोर डालिए, V1 माइनस V2, ये फॉर्मूले पढ़े थे। तो आपने जो दो फ्रेम लिए थे ना, उसकी कंडीशन थी जो चुपके से पढ़ा दी गई थी लेकिन बताई नहीं गई थी, और वो ये कि एक फ्रेम दूसरे फ्रेम के रिलेटिव घूम नहीं रहा है। ऐसे फ्रेम को बोलते हैं ट्रांसलेटरी फ्रेम। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन वाले फ्रेम, ठीक, या ट्रांसलेटरी फ्रेम। स्टार्ट ऋषु काइनेमेटिक्स से कर दो। आज जो फ्रेम बताने जा रहा हूं वो अपने ओरिजिन के अबाउट घूम रहा है, और उसमें एनालिसिस कैसे करेंगे ये समझने जा रहे हैं। तो उसको समझने के लिए क्या किया है मैं एक डिस्क लेता हूं, बहुत बड़ी सी डिस्क, ये रही डिस्क, और ये डिस्क जो है वो ओमेगा कांस्टेंट से घूम रही है। किससे घूम रही है? कांस्टेंट ओमेगा से घूम रही है, ठीक। अच्छा जी, मान लीजिए इस डिस्क पर मैं मैंने चॉक से इस डिस्क पर एक्सिस बना दी, एक्स वाई या x1 y1, ऐसे चॉक से बना दी। t बराबर 0 पर x1 y1 ऐसे दिख रहा था। तो थोड़े समय बाद हमें ये एक्सिस, तुम्हें नहीं लगता है कि कुछ घूम जाएगी और x2 y2 दिखाई देगी? ये कितना एंगल घूमेगी ये भी बता सकते हो, ओमेगा टी एंगल घूम जाएगी। डिस्क पूरी की पूरी घूमेगी साथ में कि नहीं घूमेगी बच्चों? ठीक, अच्छा, तो ये एक्सिस घूम रही है। एक्सिस घूम रही है का मतलब, अगर मैं यहां पर, एक मिनट रुकिएगा जरा, हाँ, अगर हम V12 बराबर V1 माइनस V2 पहले लगाया था, वो यहाँ की कोशिश भी करेंगे तो भी नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ जो बात बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और वो इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों, एक मिनट रुकिएगा जरा, कुछ मैसेज है। बच्चों 1 मिनट का समय दीजिएगा।
बॉडी अगर रेस्ट पर नहीं है तो बच्चों एक और स्यूडो फोर्स आता है जिसे बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स, वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। वापस से t बराबर 0 पर जाता हूँ और इमेजिन करता हूँ एक ब्लॉक को। एक ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है इस जगह पे, कोई पर्टिकुलर लोकेशन ले लेता हूँ। इस पर्टिकुलर लोकेशन पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं ये पर्टिकुलर लोकेशन r वेक्टर है जो x एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, एंड ब्लॉक is at rest with respect to disk। डिस्क के रिलेटिव जो ब्लॉक है ना, डिस्क के रिलेटिव जो ब्लॉक है वो हमेशा रेस्ट पर रहता है, ऐसा हमने मान लिया, ठीक, ये हमने मान लिया, ठीक। तो ब्लॉक इज एट रेस्ट है, ध्यान रख लेना, इसका मतलब समझना, इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनना। जब ये नई वाली पोजीशन ऐसी हो जाएगी, इस पेन से बनाता हूँ, तो भी ब्लॉक आर पोजीशन वेक्टर ऐसे थीटा पे ही रहेगा। इसका मतलब जो नई वाली एक्सिस है, क्या उसके रिलेटिव ब्लॉक की पोजीशन चेंज हो रही है? सोच के बताना। जो नई वाली एक्सिस है, क्या उसके रिलेटिव ब्लॉक की पोजीशन चेंज हो रही है? क्या नहीं हो रही है? नहीं हो रही है, इसका मतलब दोनों सेम एंगुलर वेलोसिटी से चल रहे हैं, ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू, ठीक। लेकिन इन ग्राउंड फ्रेम, अब देखना जरा, इन ग्राउंड फ्रेम में इधर लिखता हूं ताकि पीछे ना आए। इन ग्राउंड फ्रेम क्या ब्लॉक का एक्सीलरेशन 0 है? ग्राउंड फ्रेम में क्या ब्लॉक का एक्सीलरेशन 0 है? आंसर है नो, ग्राउंड फ्रेम में ब्लॉक का एक्सीलरेशन 0 नहीं है। ग्राउंड फ्रेम में ब्लॉक का एक्सीलरेशन 0 नहीं है। किधर है? सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट ओमेगा से कर रहा है, तो आर ओमेगा स्क्वायर क्लास में बताया हुआ है, ध्यान है ना। लेकिन एक्सीलरेशन नॉन जीरो। इन रोटेटिंग फ्रेम एक्सीलरेशन 0, अभी अभी देखा है, रोटेटिंग फ्रेम में एक्सीलरेशन 0 है, ये बात भी देखिए ना भाई। तो अगर हमने ये बात देखी है तो ये बात तो तय है कि दोनों फ्रेम में न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होगा, क्योंकि एक फ्रेम कह रहा है एक्सीलरेशन अलग है, एक फ्रेम कह रहा है एक्सीलरेशन अलग है। तो क्या करें? हमें क्या पढ़ाया गया है कि कहाँ पर न्यूटन्स सेकेंड लॉ वैलिड होता है, किस केस में न्यूटन सेकेंड लॉ वैलिड होता है? क्या हमें ये बात पढ़ाई गई है? कि बिल्कुल पढ़ाई गई है। इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ वैलिड होता है। तो अगर मैं इनर्शियल फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम में इस ब्लॉक की इक्वेशन लिखूं, इन ग्राउंड फ्रेम बच्चा पार्टी, इस ब्लॉक की इक्वेशन लिखूं, तो मैं ये कहूँगा ना कि इस ब्लॉक पर गारंटी है इस डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स लग रहा होगा। वो किस कारण से है भगवान जाने। वो फ्रिक्शन हो सकता है उस स्ट्रिंग से यहाँ बांध कर लिया रखा गया हो तो उसका टेंशन हो सकता है ना। हो सकता है यहाँ पर हमने कुछ ऐसे सपोर्ट लगा दिए गए हों तो उनके नॉर्मल का रिजल्टेंट इधर आएगा। लेकिन ये तय है कि एफ नेट इधर होगा, और उस एफ नेट की हम वैल्यू भी बता सकते हैं, कितनी होगी? एम आर ओमेगा स्क्वायर। कन्फर्म? ठीक है। अच्छा, इन रोटेटिंग फ्रेम अगर मैं बोलूं जो फोर्स होता है वो फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता। अगर क्या बोलूं, आपको पता है कि फोर्स फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता। तो फोर्स अगर फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है तो रोटेटिंग फ्रेम में भी स्प्रिंग भी हो सकती है रंजन बाबू। रोटेटिंग फ्रेम में भी एफ नेट टूवर्ड्स सेंटर लग रहा होगा, लेकिन रोटेटिंग फ्रेम में एक्सीलरेशन बोलो 0 है, तो यहाँ तो एफ नेट 0 आ रहा है। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि ये फ्रेम कैसा है? नॉन इनर्शियल, तो इसलिए न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होगा। तो बच्चों कैसे वैलिड कराऊं, इसमें क्या ऐड करूं इस इक्वेशन में मैं, ताकि वही इक्वेशन आ जाए जो ऊपर लिखी हुई है। तो एक बच्चे ने कहा सर इस साइड तो 0 रहेगा, आप एक काम करिए, जो एफ नेट लग रहे हैं ना उसके अलावा माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर इधर और ऐड कर दीजिए। देखिए आपकी इक्वेशन सेम इक्वेशन आ जाएगी ना। दिस माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
समझ में आ गई बात? ये वाला फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। तो माइनस साइन बताओ बच्चों क्या है? माइनस साइन का मतलब क्या है? एफ नेट किधर की ओर लग रहा था? एम आर ओमेगा स्क्वायर अंदर की ओर लग रहा था, है ना? तो माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर हमेशा किधर की ओर लगेगा? बाहर की ओर। क्लियर? तो कुछ लिखवा रहा हूँ, वो मेरे साथ साथ लिखिएगा इसको लिखने के साथ। तो या एक काम करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ऐसे डिफाइन कर देते हैं। क्या है? इफ अ बॉडी is at rest in rotating frame then to apply ग्राउंड फ्रेम से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन कई बार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं बच्चों, बड़े मज़ेदार, बहुत सिंपल हो जाते हैं, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इफ़ अ बॉडी इज एट रेस्ट इन रोटेटिंग फ्रेम देन टू अप्लाई sigma f equals to ma, we have to add one more factor in LHS of the equation, that is minus m r omega, that is minus m omega square बोलो या ले लो, that is called LHS of the equation and is called centrifugal force. Centrifugal force, ठीक है? क्लियर है? अच्छा, वैल्यू ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितनी है? वैल्यू बोलो। फोर्स इज mr omega square and its direction is always radial outward। ठीक है? क्लियर है ये बात? डायरेक्शन भी पता चल गया, वैल्यू भी पता चल गया। जहाँ पर m क्या है? चलो m बोलो, मास ऑफ बॉडी। r क्या है? बोलो। r है डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन हो रहा है वहां से बॉडी की डिस्टेंस है। ठीक है? और ओमेगा बताइए किसका ओमेगा है? ये है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्या? किसकी एंगुलर वेलोसिटी है? डिस्क, या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग फ्रेम, बॉडी की नहीं, रोटेटिंग फ्रेम की। इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ भाई, क्या ये मैं बात समझा पाया हूँ बच्चों? आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब ज़रा ध्यान से सुनना, इसका एप्लीकेशन दिखाता हूँ। और एप्लीकेशन दिखाने के लिए दो ऐसे क्वेश्चन लेता हूँ जो आप ऑलरेडी कर चुके हो। पहला, कोनिकल पेंडुलम। ये है कोनिकल पेंडुलम जिसको वेलोसिटी दी थी और जो एक सर्कल में घूमना शुरू करता था। कुछ याद आया? लेंथ l है, ये एंगल थीटा है, और हमने आपसे बोला था कि इसको v स्पीड दी जाती है, तो ये एक सर्कल में घूमता है। तो बताइए कितनी स्पीड दें? ऐसा क्वेश्चन पूछा था ना? ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये बताइए ये सर्कुलर पेंडुलम जो है वो कितनी ओमेगा से घूमेगा? तो इसकी ओमेगा होगी v/r, पढ़ चुके हैं ओमेगा और v में रिलेशनशिप। ठीक है, अब हम इसी ओमेगा के रोटेटिंग फ्रेम में पहुंचते हैं, इन रोटेटिंग फ्रेम, और इस पार्टिकल का
FBD बनाते हैं। तो क्या आएगा FBD में? ये टेंशन आएगा बच्चों, ये mg आएगा। ये बताइए इन रोटेटिंग फ्रेम पार्टिकल रेस्ट पे है, पार्टिकल इज एट रेस्ट, पार्टिकल रेस्ट पे है कि नहीं है? ठीक। और अगर पार्टिकल रेस्ट पर है और नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएंगे। किधर की ओर लगता है? ये लगता है रेडियल आउटवर्ड, आउटवर्ड। कितना? mr⍵², या फिर इसी को mv²/r भी कह सकते हैं, लेकिन ये सेंट्रीपिटल नहीं है। और ना ही कई लोग क्या कहते हैं, अरे सर सेंट्रीपिटल ने सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस कर लिया। अरे हो ही नहीं सकता यार, सेंट्रीपिटल फोर्स मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। समझ में आ रही है बात कि रोटेटिंग फ्रेम में ये रेस्ट पर है? पहले तो ये समझो, रोटेटिंग फ्रेम में रेस्ट पर है और रोटेटिंग फ्रेम में ये रोटेटिंग फ्रेम, इस पे ये रेस्ट पर है और रेस्ट पर है तो और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है mr⍵² बाहर की ओर, लग रहा है कि नहीं? ठीक। इक्वेशन लिखते हैं, रेस्ट पर है तो इक्वेशन लिखते हैं, सारे फोर्स 0 होने चाहिए। तो t cos थीटा ऊपर की ओर कंपोनेंट आ गया और t sin थीटा इधर साइड का कंपोनेंट आ गया। ठीक है। अच्छा, अब वर्टिकल डायरेक्शन में बोलो, रेस्ट पर है, ध्यान रखना, पार्टिकल इज एट रेस्ट। वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन बोलो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बोलो, रेस्ट पर है तो t sin थीटा बराबर है mr⍵²। कुछ लोग सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में बात कर रहा था, दोनों लगा देते हैं दोनों लग नहीं सकते यार भाई। अगर आप रोटेटिंग फ्रेम में हैं तो आप सेंट्रीफ्यूगल वर्ड तभी बोलेंगे, याद करिए मैंने क्लास में बताया था, वो फोर्स जो सेंटर की ओर लग रहा हो, इन केस अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जब आप रोटेटिंग फ्रेम में जा रहे हैं तो पार्टिकल रेस्ट पर आ गया, सर्कुलर मोशन कर ही नहीं रहा है, तो सेंट्रीपिटल का मतलब ही कहाँ रह गया? तो तब सेंट्रीपिटल थोड़ी लगेगा। समझ में आ गई बात? तो t sin थीटा बराबर mr⍵², t cos थीटा बराबर mg, इसको डिवाइड कर दीजिए और देखिए वापस से वही इक्वेशन आ जाती है जो उस समय बताई थी। ये भी एक सॉल्व करने के, क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका बन जाता है। ठीक है। ठीक बच्चों, चलिए अब आपसे मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं। अब मैं पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है, एक रोड बनी हुई है, सर्कुलर रोड है, ठीक है। इस रोड पर कार जो है वो जा रही है, एक कार जो है वो जा रही है घूमती हुई v स्पीड से, और r रेडियस का ट्रैक है। ये जो ट्रैक बना हुआ है बच्चों, ये ट्रैक जो है ये r रेडियस का ट्रैक है, ऐसे हॉरिजॉन्टल ट्रैक है, और ये v स्पीड से जा रही है। और कार जो है वो स्लिप करती हुई तो नहीं चलती है ना। पूछा गया है फाइंड वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between tires of the car and road so that car can move safe without slipping। चलिए बताइए फटाफट, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। चलिए ठीक है, अब मैं भी बता देता हूँ। ठीक है, ऊपर से देखने पर ये सर्कुलर मोशन कर रही होगी कार, ये है कार यहाँ पर, और ये यहाँ पर v स्पीड से जा रही है। ठीक है। अच्छा, अब v स्पीड पर जाने के लिए सर्कुलर मोशन में v स्पीड पर जाने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, कि नहीं चाहिए? किधर की ओर? अंदर की ओर एक्सीलरेशन प्रोवाइड करे, कितना? v²/r। वो कौन करेगा? केवल और केवल फ्रिक्शन। तो हम बोलेंगे फ्रिक्शन बराबर mv²/r।
मेथड नंबर 1 फोर्स निकालने का, फ्रिक्शन फोर्स। एक और दूसरा मेथड देखिए, हम जो है भैया जो कार जिस ओमेगा से घूम रही है ना, हम उसी ओमेगा में पहुंच गए। कार जिस ओमेगा से घूम रही है, कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है, रेडियस आर है, हम भी उसी ओमेगा के फ्रेम में चले गए। तो इन रोटेटिंग फ्रेम कार किस पर होगी बच्चों? कार इज एट रेस्ट, है ना। अच्छा, रेस्ट पर होगी, ध्यान से सुनना। तो हम रोटेटिंग फ्रेम में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएंगे, तो लगा दिया, एक्सप्लेनेशन चेंज हो जाएगा। कितना लगाएंगे? एम आर ओमेगा स्क्वायर। फिर भी कार बाहर नहीं जा रही है, फिर भी कार बाहर नहीं जा रही है, रेस्ट पर है। तो कौन रोक रहा होगा? अगर ये कार रखी हुई है और इस पर फोर्स लग रहा है इस साइड, फिर भी कार इस साइड नहीं जा रही, कौन रोक रहा होगा? फ्रिक्शन फोर्स। दैट मीन्स इस तरीके से भी आप कह सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू एम वी स्क्वायर बाई आर होगी। भाई ओमेगा की वैल्यू वी बाई आर डाल दो ना यार, ठीक, क्लियर। अच्छा, अब इस फ्रिक्शन की वैल्यू होती क्या? म्यू एन, और एन कितना होगा? एम जी के बराबर। तो ये हो गया कैंसिल, और म्यू की वैल्यू आ जाती है वी स्क्वायर अपॉन आर जी, जो कि बच्चों ने पहले ही बता दिया था। शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन लीजिए, आपकी सेवा में हाजिर है, और करिए इसको, जल्दी से बताइए फटाफट, देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये एक बाउल है बच्चों, ये एक बाउल है, हेमिस्फेरिकल बाउल, ठीक है। इस हेमिस्फेरिकल बाउल में क्या किया मैंने, इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से ये बाउल घूम रहा है, फ्रिक्शन नहीं है, ध्यान रखना। और इसी बाउल के साथ एक पार्टिकल भी घूम रहा है, इसी बाउल के साथ एक पार्टिकल भी घूम रहा है यहां पर कहीं। मान लेते हैं पार्टिकल का जो रेडियस वेक्टर है वो वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है। पार्टिकल का जो रेडियस वेक्टर है वो वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, और पार्टिकल भी हेमिस्फेयर के साथ घूम रहा है, घूमता चला जा रहा है, ठीक है। मतलब वो इसी के साथ लगातार घूम रहा है, ठीक। ओमेगा आपको गिवन है, ओमेगा गिवन है, आर गिवन है बच्चों, आपको थीटा की वैल्यू बतानी है। चलिए शुरू हो जाइए, कितनी वैल्यू है थीटा की वैल्यू कितनी होगी बताइए फटाफट, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिखो, क्वेश्चन दोबारा लिख दूंगा। ओ भाई साहब, एसके ने बता दिया यार, ये तो आंसर एसके स्मॉल आ रहा है कि कैपिटल आ रहा है भाई? अच्छा प्रशांत, हेलो सर, हेलो प्रशांत। अच्छा रंजन बाबू ने कुछ दूसरा बताया, कॉस इनवर्स ओमेगा स्क्वायर बाई 2r। भाई वेलोसिटी तो स्पीड तो मैंने दी नहीं है यार। ऋषु, प्रीत, राशि, रंजन, हार्दिक, कुमार गौरव, एसके, नहीं नहीं नहीं, ये तो पुराना आंसर है। एसके हमने स्पीड तो दी नहीं है भाई, हमने तो ओमेगा दिया है आपको।
बताइए 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 बताइए। वी तो दिया नहीं है एसके बाबू हमने आपको, और एसके बाबू आप, हाँ बताइए आंसर। और प्रीत बंसल, तो कोटा आने की कोई प्लानिंग है आपकी? अभी हम ओलंपियाड वगैरह के लिए एक ऑफलाइन बैच बनाने जा रहे हैं। ऑफलाइन में 9th से 10th मूविंग स्टूडेंट के लिए, उसमें प्रशांत जैन सर मैथ्स ओलंपियाड पढ़ाएंगे, राहुल मिश्रा सर केमिस्ट्री ओलंपियाड की प्रिपरेशन करवाएंगे, और राहुल यादव सर फिजिक्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन कराएंगे। साइमल्टेनियसली जेई का सिलेबस भी कराया जाएगा। ये बैच 9th to 10th मूविंग बच्चों के लिए होगा। तो ये बैच जल्दी स्टार्ट होने वाला है, मुश्किल से 15 या 16 को स्टार्ट हो जाएगा। जो बच्चे 9th to 10th मूविंग हैं, स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग में बहुत कम क्लासेस होंगी क्योंकि बोर्ड पास आ रहा है, और फिर अप्रैल से जब वो 10th में आ जाएंगे तो फुल फ्लेजेड क्लासेस चलेंगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसा बताया था वैसे ही काम करने जा रहा हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा मैं तेज हो गया हूँ क्योंकि मुझे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पता चल गया है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, रोटेटिंग फ्रेम में जाइए, तो इन रोटेटिंग फ्रेम, इन रोटेटिंग फ्रेम, रोटेटिंग फ्रेम में क्या होगा? रोटेटिंग फ्रेम में फोर्स लगेगा, किधर की ओर लगेगा? बाहर की ओर। बाहर की ओर लगेगा तो कितना लगेगा? जिस रेडियस पे, याद करिए, सर्कल का रेडियस निकालिए, कुछ याद आ रहा है तो सर्कल का रेडियस हम निकालेंगे बाद में, ये सेंटर है सर्कल का। बाहर की ओर फोर्स लग रहा होगा mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक। नॉर्मल लग रहा होगा इस तरफ वर्टिकल से थीटा एंगल पर, और नीचे की ओर होगा mg। ठीक है बच्चों, ठीक। और ये रेस्ट पर होगा। हैं, रेस्ट पे क्यों होगा? रोटेटिंग फ्रेम में गए हैं भाई, तो रेस्ट पर होगा। होगा ना रेस्ट पर? तो अगर रेस्ट पर होगा तो इसकी एफबीडी वापस से कंपोनेंट करके बनाते हैं, एन कॉस थीटा mr ओमेगा स्क्वायर, नीचे mg, इस साइड एन साइन थीटा, और ये रेस्ट पर है बच्चा, तो एन साइन थीटा की वैल्यू बोलिए mr ओमेगा स्क्वायर, एन कॉस थीटा की वैल्यू बोलिए mg, डिवाइड कर दीजिए टेन थीटा बराबर बोलिए r ओमेगा स्क्वायर बाई g। r लेकिन गुरुजी दिया नहीं है, क्यों नहीं दिया? अरे देखिए सर आप, r तो इस सर्कल का रेडियस है, हमें तो दिया गया है स्फेयर का रेडियस, तो क्या कह सकते हैं हम लोग? r बाई कैपिटल R इक्वल्स टू साइन थीटा कहा जा सकता है। तो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R साइन थीटा होगी कि नहीं होगी? चलिए डाल देते हैं साहब, स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R साइन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल्स टू कैपिटल R साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर बाई जी। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आएगा r ओमेगा स्क्वायर बाई जी साइन थीटा, थीटा मतलब थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो अगर नहीं है, या यूँ कहें कि एक सोल्यूशन है थीटा इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ये नीचे व लोअर मोस्ट पॉइंट पर रहे, एक तो ये सोल्यूशन है, और दूसरा सोल्यूशन है कॉस थीटा की वैल्यू g बाई आर ओमेगा स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू है g बाई आर ओमेगा स्क्वायर। क्यों भाई, सही है? समझ में आया क्या बच्चों? तो ये है कॉस थीटा की वैल्यू। किसी को कुछ पूछना है कमेंट सेक्शन में डालिए, नहीं तो मैं अगला क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। सोच लीजिए, अगला क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। नहीं है डाउट, ठीक है, तो मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूँ। नाउ इन दैट सेम क्वेश्चन, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि यहाँ पर ये घूम रहा है ओमेगा से, कहा था ना, ठीक है। नाउ
इन प्रीवियस क्वेश्चन देखते कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन, ओमेगा ऑफ द स्फीयर is increased very slowly, very slowly, कर सकते हैं राशि बिना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के भी कर सकते हैं, लेकिन वो तो मैं पढ़ा चुका हूँ, वो आप देखिएगा। नाउ इन प्रीवियस क्वेश्चन ओमेगा ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज्ड वेरी स्लोली, देन फाइंड द maximum possible omega so that particle does not start relative slipping। बताइए देखते हैं। इस बार फ्रिक्शन भी है, कोफिशिएंट of friction is mu given है। चलिए देखते हैं कितने लोग बताते हैं। थैंक यू उत्कर्ष। चलिए बच्चों सॉल्व करिए, फटाफट सॉल्व करिए। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। अच्छा चलो एक काम करता हूँ, आज इस क्वेश्चन की ना हिंट दे के छोड़ता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप ट्राई करके लाइएगा और फिर नेक्स्ट क्लास में फिर एक क्वेश्चन दूंगा और देखते हैं आप में से कितने लोग कर पाते हैं, ठीक है। चलिए तो हिंट सुनिएगा ज़रा। ये स्फीयर है, ठीक, ध्यान देना। पार्टिकल यहाँ पर घूम रहा है, पार्टिकल यहाँ पर घूम रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। अब पार्टिकल अगर यहाँ घूम रहा है तो अभी अभी हमने क्या देखा था, एम आर ओमेगा स्क्वायर बाहर लग रहा है, ठीक है, नॉर्मल इस साइड लग रहा है, ठीक, ये एंगल थीटा दिया हुआ था। अब ये बताओ बच्चों, अभी तो ये बैलेंस है, फ्रिक्शन नहीं है। अब मैं ओमेगा धीरे 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 बढ़ा रहा हूँ, तो ये वैल्यू बढ़ रही है। तो अभी तो सब कुछ इक्विलिब्रियम में था, लेकिन इसमें से अगर तुम एक वेक्टर बढ़ा दोगे और ये फिक्स है, ये वेक्टर तो बढ़ नहीं रहा है। इसका मतलब इसकी टेंडेंसी, अगर मैं यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये वाला कॉम्पोनेंट तो बढ़ रहा है, तो इसकी टेंडेंसी बाहर जाने की होगी कि नहीं होगी, पहले ये बताओ। mg तो फिक्स है, तो mg का ये कॉम्पोनेंट तो फिक्स है, लेकिन एम आर ओमेगा स्क्वायर का ये कॉम्पोनेंट बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो इसकी टेंडेंसी किधर जाने की होगी, ऊपर जाने की। अरे होगी ना यार, होगी ना। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा बच्चों, ये नीचे की ओर, और इसकी वैल्यू थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होगी तो थोड़ा सा लगेगा। आपने ओमेगा और बढ़ा दिया, इसने कहा मैं और लग सकता हूँ, आपने ओमेगा और बढ़ा दिया, इसने कहा मैं और लग सकता हूँ। एक ऐसा समय आया जब इसने कहा मैं म्यू एन लग सकता हूँ,
क्या इससे ज़्यादा फ्रिक्शन की वैल्यू पॉसिबल है स्टैटिक? ध्यान रखिएगा, पार्टिकल बॉल के साथ रखा हुआ है, बॉल के रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही है भाई। और मैं पूछ रहा हूँ मैक्सिमम ओमेगा पार्टिकल के साथ क्या होगी, उस समय म्यू1 लग रहा होगा। तो टोटल देखो कितने फोर्स हो गए, 4। अब इनको सॉल्व करिएगा, पार्टिकल रेस्ट पर है, और नेक्स्ट क्लास में आंसर निकाल के लाइएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया बच्चों, तो एक बेहतरीन टॉपिक आता है 11th में, उसे बोलते हैं बैंकिंग ऑफ द रोड्स। वो आपको खट्ट से समझ में आ जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। रोहित सर से मैं असाइनमेंट डिस्कस करने के लिए बोल दूंगा। जो असाइनमेंट मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाले हैं, टेलीग्राम चैनल का नाम आप सबको पता है। टेलीग्राम चैनल में ऑब्लिक के बाद स्लैश के बाद मोही भार 1 आता है। जैसे जो टेलीग्राम का जो नॉर्मल लिंक होता है ना, उसमें लास्ट में मोही भार 1 होता है। तो आप उस चैनल को पे जाएं और आप असाइनमेंट देखें। साथ ही साथ कोई अच्छा बच्चा है जिसने काफ़ी प्रैक्टिस कर रखी है, उसके लिए इस टेलीग्राम चैनल पर मैंने क्लास टेस्ट बना करके डाले हैं, जो ऑनलाइन क्लास टेस्ट दे सकता है प्रॉपर, बिल्कुल जेईई एडवांस की फीलिंग के साथ। तो वो टेस्ट देगा, उसमें आपकी ग्लोबल रैंक आएगी। ग्लोबल रैंक मतलब आज तक उस टेस्ट में जितने बच्चों ने टेस्ट दिया है ना, उसमें आपकी क्या रैंक आती है, आपको वो पता चलेगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।